डॉक्टर बंगश, कोई मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिस पे बड़ा शोर मचा है? कुछ लोग समझते हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है मैनिफेस्टो और बात कर दी है अपने पास से, क्या झूठ बोला है उन्होंने, क्या किया है? जी, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि जब 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो अनवील किया तो एकदम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले बीजेपी का समझा जाता था कि बीजेपी तो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है। पर इतने मज़े की बात है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और उनको लिटरली झूठ बोलना पड़ रहा है कि उस मैनिफेस्टो में क्या है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले तो बीजेपी मोदी साहब ने खुद अपने एक इलेक्शन एक स्पीच में कहा कि ये तो जी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो वो लगता है। बड़े मज़े की बात है, मतलब इंडिया को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, आज भी अगर मुस्लिम लीग की बातें कर रहे हैं कि जी पार्टीशन से पहले हुआ क्या था, तो बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वहाँ फंसे हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस चाहती है कि आम हिंदुओं से दौलत लेके मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, ठीक है। और इसके अंदर कहा कि जी ये तो मनमोहन सिंह ने खुद कहा है कि उनके पास फर्स्ट राइट है लेने के लिए। अच्छा, अब ये झूठ है क्योंकि क्लियरली मनमोहन सिंह साहब ने कभी ये कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि गरीब लोग जो हैं इंडिया में उनके पास फर्स्ट राइट है कि वो वेल्थ जो इंडिया की वेल्थ है उसमें शरीक हो, सिर्फ गरीब इंडिया में मुसलमान तो नहीं है। और जो तीसरी बात उन्होंने की वो बहुत इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वो शो करती है माइंडसेट कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया घुसपैठिए, व्हिच बेसिकली मीन्स इन्फिल्ट्रेटर्स। ये बहुत डिस्कस हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मुसलमान है ही इन्फिल्ट्रेटर्स। तो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी, मतलब आपके पास 20-22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ आपने सबको वो इन्फिल्ट्रेटर बोल दिया है कि जी वो किसी और मुल्क से हैं, कहाँ से आए हैं, किस मुल्क से आए हैं, वहीं के हैं। लेजिस्लेशन के जरिए से ये कर भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। तो ये एक पहली दफ़ा है काफ़ी देर में कि खुद प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उनके मुंह से ऐसी बातें आ रही हैं कि वो एक मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोल रहे हैं, मतलब लिटरली झूठ बोल रहे हैं कि जो लफ्ज़ वहाँ हैं भी नहीं वो कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि उनको डर है कि शायद वो जितना 400 पार वगैरह वो सब कुछ कह रहे थे कि वो जीतेंगे, जी शायद वो ना जीत सके, तो इतना उनको अब झूठ बोलना पड़ रहा है, नई नई कहानियाँ बनानी पड़ रही हैं। और इमेजिन करें 76 साल बाद अगर आपको आज भी 1940-1942 का सहारा लेना है, तो उसका मतलब है कि आपके पास वो जो कहते हैं ना मोदी की गारंटी, वो शायद इतनी बड़ी गारंटी नहीं है जब आपको इस बैसाखी पे चलना पड़ रहा है। अगर वो हमारे पास प्रोड्यूसर साहब मौजूद है, जो सिद्धू साहब ने बड़ा रिएक्ट किया है इस पे, वो भी अगर आपके पास रेडी हो तो बताइएगा, हम वो भी सुनवाना चाहेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, महबूबा मुफ्ती अच्छा रेडी है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सिद्धू क्या कहते हैं? अब देखें कि मतलब इतने पंज अब आ गए हैं मोदी साहब के कि उनके पास कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उन्होंने कहा क्या था, उनका मतलब क्या था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही। अच्छा ये शशि थरूर, इनके बारे में क्या बात करें? 4th टाइम कह रहे हैं हम जीतेंगे, आपको लग रहा है जीतेंगे? देखिए शशि मतलब इनका इंटरनेशनल करियर भी रहा है, यूएन के अंदर रहे हैं, बड़े एरुडाइट हैं, आप मेंशन भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं। इनके खिलाफ भी देखिए बीजेपी ने एक सिटिंग मिनिस्टर को खड़ा किया है ताकि इनको भी हराया जाए। बिकॉज देखिए जो हम पहले बात कर रहे थे, साउथ के अंदर बीजेपी की ट्रैक्शन बड़ी कम है और वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस के हैवी वेट्स के खिलाफ बंदे खड़े करें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो शशि थरूर हैं वो बड़े अच्छे लोकल MP हैं, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा कि क्या कांग्रेस का जो विजन है कि एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक सेकुलर इंडिया हो और लोग अपने कंस्टिट्यूंसी पे फोकस करें, क्या वो विजन वो जीतता है कि यहाँ जो मोदी का डिसाइसिव विजन है कि डिवीजन को लेके आए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करें, हिंदू नेशनलिज्म को लेके आए, और जिस तरह प्लेन अब झूठ बोल रहे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, क्या वो लेके आएगा? तो मेरे ख्याल में आज का जो अभी जो 2-3 घंटे रह गए हैं पोलिंग में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रंग दिखाएंगे। ये बताएं कि आपको लगता है कि अगर 3rd टाइम या जिस तरह पोल्स कह रहे हैं मोदी साहब आ जाते हैं, तो कोई बहुत डिसाइसिव मज़ीद ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इस खित्ते को ख़तरा होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे अपनी सिटीज़नशिप प्रूव करनी मुश्किल हो जाती है मुसलमानों के लिए, वो क्या करेंगे? वो जॉब्स कैसे लेंगे? उनका कोटा ख़त्म हो जाता है। हम मिसाल के हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, क्या वहाँ से लोग निकलेंगे? ऑलरेडी इतना नंबर ऑफ़ इंडियन निकल चुका है वहाँ से, हिंदू भी निकल चुका है, क्योंकि अंदर की इकॉनमी में और जो दुनिया को वो इकॉनमी दिखा रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। तो 4th टाइम इनके आने से, ये 3rd टाइम इनके आने से आपको क्या शक्ल इंडिया की नज़र आ रही है? देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगरचे इंडिया ने बहुत तरक्की की है और तरक्की कर रहा है, मगर इंडिया की 1.4 बिलियन के अंदर देयर आर अबाउट 800 मिलियन लोग जो कि गरीब हैं, और उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो कि $3 या $4 पर डे पे सर्वाइव करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो उसको पीछे वो आगे डेवलप नहीं हो रहा। तो एक तो ये इशू है। 3rd टाइम का ये बहुत ज़्यादा इंडियन कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ये मेरा व्यू सिर्फ नहीं है, इंडियन कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं कि अगर
दोबारा ये आ जाते हैं और इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं जो ये होप कर रहे हैं, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे। जो थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बचा हुआ है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बहुत जो बुरे रिपरकशंस पड़ेंगे एडजॉइनिंग कंट्रीज़ पे, पाकिस्तान पे भी, बांग्लादेश पे भी, श्रीलंका पे भी। बिकॉज क्या होगा अगर एक दिन एक्सीडेंट शुरू हो गया, ठीक है, क्या होगा अगर इंडिया के अंदर सिविल वॉर टाइप की हालात आने शुरू हो गए। बिकॉज देखें कि कोई भी आइडियोलॉजी हो, हम हिंदुत्व की यहाँ बात कर रहे हैं, देखें जिस तरह से इसराइल में हो रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन में आपका एक जायनिस्ट आइडियोलॉजी है जो पैलेस्टीनियंस को तकरीबन जेनोसाइड करके खत्म कर रही है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एक वक्त पे आके डिलीवर नहीं कर सकती, फिर वो क्या करती है, लोगों को मारना शुरू कर देती है, जो अब हम इसराइल में देख रहे हैं, और वो फिर जेनोसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है ये भी हो जाए। फर्स्ट स्टेप इज एथनिक क्लेंजिंग। जी, उसकी कई शक्लें होती हैं, वो आप लेजिस्लेशन के जरिए से लोगों से उनकी नेशनैलिटी ले रहे हैं, बहुत। दूसरी फिर स्टेज वो होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक अमूमी रवैया जो इंडिया का नज़र आ रहा है वो ये है कि कोई भी इनके इलेक्शंस के बारे में बात कर रहा हो, और आपको पता है इंटरनेशनल इलेक्शंस डिस्कस होते हैं, हर मुल्क के इलेक्शंस डिस्कस होते हैं। तो अभी जयशंकर ने बड़ा बैश किया है वेस्टर्न मीडिया को कि डोंट ट्राई टू डिस्कस आवर इंटरनल डायनामिक्स। ये क्या बिहेवियर है? मतलब हाउ कैन दे डू दैट एंड व्हाई डू दे डू इट? जी, इंडिया का ये जैसे जैसे ये वर्ल्ड अफेयर्स में उभरता आ रहा है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का व्यू पॉइंट है कि जी इनके बारे में कोई बात ना करें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है, मैंने भी वो देखा था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है, पूरी दुनिया में उसके इलेक्शंस डिस्कस होते हैं, उसके लोकल इलेक्शंस भी लोग मॉनिटर करते हैं, पूरी दुनिया में वो मतलब छोटे से छोटे मुल्क में भी एक डिस्कशन होता है कि जी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन और किस सूबे में क्या हो रहा है, फ्लोरिडा में क्या हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में कैसे वोट पड़ा है, कैलिफोर्निया में कैसे, टिप्स पे है, ब्लू स्टेट। इसमें देखें, अगर आप असल में वर्ल्ड पावर है ना तो आपको लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप असल में वर्ल्ड पावर नहीं है, आप घबराते हैं, आप डरते हैं, आपके पास कुछ छुपाने को है, तो फिर आप ऐसी बातें करेंगे जो जयशंकर ने की। और ये बड़ी अफसोस की बात है, बिकॉज इफ इंडिया इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट थिंग। देखें, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं, अगर आप कुछ गलत नहीं करें तो लोग करें डिस्कस। बल्कि अच्छी बात है, आप उनको बोलें कि आके हमारे से सीखे। इंडिया इतना बड़ा, इंडिया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स गए हैं वहां पे? जी हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, और हर दफ़ा वो जाते हैं। मगर देखें, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया, बहुत कुछ तो प्री पोल हो चुका हुआ है। तो वो जो प्री पोल हुआ है वो ऑब्जर्वर तो नहीं उसको देख सकता, वो ऑन द डे करता है, और ऑन द डे तो मेरे ख्याल में वहाँ कोई धांधली इस टाइप की होती जरूरत भी नहीं है, उनका मैकेनिज्म ही हमने देखा है ऐसा है। तो उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कराना ही सिर्फ जो है ना वो एक टिक मार्क नहीं है डेमोक्रेसी का। इलेक्शन के आसपास जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन से पहले जो हो रहा है, इलेक्शन में जो बात हो रही है, जो आज हम अभी बात कर रहे हैं, झूठ बोला गया है, क्या इलेक्शन कमीशन इंडिया का आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल इन करेगा कि जी आपने सफ़ेद झूठ बोला है एक पॉलिटिकल पार्टी में, और जो कि करोड़ों लोगों को ब्रॉडकास्ट किया गया है? क्या वो बोलेगा कि आपने गवर्नमेंट मशीनरी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी वाले अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए? ये सारे सवालात हैं जो कि इलेक्शन के साथ साथ चलते हैं, और ये सारे सवालात हैं जो पूछने की इजाज़त नहीं है। सो वही बात है कि सिर्फ इलेक्शन करा देना काफ़ी नहीं है, उनका फ्री फेयर इम्पार्शल होना और इसके अलावा उसके ऊपर क्वेश्चन करने देना, दैट इज़ डेमोक्रेसी। लेकिन इस वक्त आप वहाँ सवाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट फेज़ में हम आएंगे 6 o'clock आपके पास, उस वक्त तक वहाँ पोलिंग ख़त्म हो चुकी होगी। ओवर टू यू शफक।